रह गया कुछ? अभी कोई मन की बातें रह गई हैं तो कर लो। मन की बात अभी इसी के साथ दो मिनट कुछ भी नहीं करनी। आज कौन नहीं आया? आए कौन नहीं दिख रहा? हाँ जी, चैप्टर जो स्टार्ट करना लास्ट कंसीडरेशन चैप्टर रिवाइज किया? यस मैम। नो मैम। यस नो मैम। यस मैम। कैसे पहले करूँगी? अच्छा, बाकी ये है मैम आधा कर लिया। आधा कर लिया। चल कंसीडरेशन चैप्टर रिवाइज कर लेना। इस टेस्ट में कंसीडरेशन से क्वेश्चन ले लिया तुमने? हाँ हाँ मैं आप तो किस पर टेस्ट में वो सेवन कंसीडरेशन को सेवन ये वाला टॉपिक जो आज कवर होगा उसका टेस्ट नहीं होगा तुम लोग। क्या आपने कह रहे टेस्ट नहीं देंगे चैप्टर? मैंने ये तो जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो। अच्छा मैं अभी का टॉपिक करा लेती हूँ फिर लास्ट में मुझे बता देना। करने के बाद पता चलता ना कितना इजी है। बता दिया ना हमने फाइनल है। यस मैम। फिर रोना मत नेक्स्ट टेस्ट में। इतना भी 4 क्लासेस का तो है ना ये चैप्टर, तभी मैंने आज सैटरडे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फिर उस टाइम पे भी लिखने लग जाते हो तुम। मैम कुछ भी करा दो डॉक्यूमेंट में। गर्दन आज इस हफ्ते पकड़वा दो या नेक्स्ट वीक पकड़वा हैं? पहले पढ़ा दो हाँ, बाद में डिसाइड। बिल्कुल मैं तो खुद ही कह रही थी एक बार पढ़ लो अभी क्लास में, बाद में डिसाइड कर लेना कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है चलो। हाँ जी, कंसीडरेशन एक हमारा एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का। कंसीडरेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यानी कि लाइन हमने बनाई थी नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक एलिमेंट हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स का क्या एलिमेंट्स को डालना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तभी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपको गोरा होगा रिंगटोन से इंसान के स्टेटस को पता लग जाता इतनी हाँ जी, सेक्शन 10 के एक बार एलिमेंट्स मुझे रिमाइंड कराना। गौरव बताइए। यस मैम। सेक्शन 10 के एलिमेंट्स टोटल से 5 है। अभी तो 5 या 6 चल रहे हैं शायद। अच्छा, एक तो एग्रीमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट गलत बोले ना तो साथ वाला इसको थप्पड़ जड़ देना जोर से। दूसरा फ्री कंसेंट। और ये भी ध्यान रखना बुक से ना देख रहा हो। यस मैम बिल्कुल। और बुक बंद करवा दो ना इसकी। शिवानी तेरे को मौका मिल रहा है थप्पड़ मारने का, उसके बाद भी उसको मौका छीन रही है अपना। हम मौका नहीं, मेरे को तू ना मारेगा। मैं इसको दिखना मारूंगी। चल थर्ड वन it is competency of the parties. कौन था ये बताने वाला? रंग हाथ। शिवानी अब इसको लगा दे दो।
लगा दे कानून क्या लंबे होते हैं। आप हम पीछे शीशा लगा के आएंगे और बोलो और बेटा और तो बनो ये थर्ड वन फोर्थ वन एलिमेंट बताने हैं थर्ड वन और फोर्थ वन इट इज कंसीडरेशन सुनो तो सही है कौन सा कंसीडरेशन नो फुल कंसीडरेशन पीछे से जो आवाजें आ जाती है ना वो मेरे तक भी आ जाती हैं आ जाती है हाँ। इस में मेरे से क्यों सुन रहे हैं और ये अमीशा की आवाज थी ना Yes, ma'am. एक ही पॉइंट है दे रोहन ये मैं हाँ बिल्कुल सोचते क्यों किसी ने कोई गलती की सोचना ही नहीं है उसका ध्यान इधर उधर हुआ थप्पड़ लगा दिया सीधा अभी तो उसको पता है ना कि मुझे थप्पड़ लगने वाला है जब वो बिल्कुल ऐसे बैठी हो ना ध्यान पूर्वक मुझे देख रही हो उस टाइम लगाई कहीं आप पढ़ा जो मुझे चलो फिफ्थ पॉइंट ये तो इजी इन नेचर हाँ इजी इन नेचर ये जो अपने 12th की बकवास लिखता था ना वो यहाँ नहीं चलेगी इजी इन नेचर ये तो लीगल हो गया आपका क्या जा रहा है बुक खोली ना अगर नीचे देख रहे हो बार बार वो लगला छठा बताओ सिक्स्थ वन कोई हेल्प करेगा किसी ने थप्पड़ थोड़ी कोई ना ना करे किसी ने थप्पड़ थोड़ी ना इसमें देख दो पढ़ा नहीं है ना ये चैप्टर पढ़ा है ना इसका टेस्ट भी Elements should not be declared to be expressly declared to be void as illegal. शुक्र है आप मार के भेज दो चल यही थे सेक्शन 10 के एलिमेंट्स ठीक है अब इन एलिमेंट्स को ही हमने डिस्कस करना है ठीक है उसमें से मैं सबसे पहला एलिमेंट जो उठा रही हूँ वो ये वाला एलिमेंट उठा रही हूँ कौन सा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है ना जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है मान लो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ए और बी के बीच में ठीक है ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं ठीक है ये कॉम्पिटेंट बस ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है या नहीं है इसमें आपके 3 लोग आएंगे कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बताओगे मेजर सबसे पहले तो Sound mind. साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लो या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्वालिफाइड बाय लो ठीक है सबसे पहला आता है मेजर मेजर कौन होता है जो माइनर नहीं है तो माइनर कौन होता है जो मेजर नहीं है 18 से बिलो अबाउ 18 बिलो 18 वैक्सीन लगवाने के लिए जो कैपेबल है वो मेजर और जो नहीं है वो माइनर हाँ, ऐसे कैसे? ऐसा ही है ऊपर वाले भी नहीं है वो सिर्फ हम कोविड वैक्सीन की बात कर रही हूँ और कोई वैक्सीन 60 के ऊपर वाले नहीं तो बेचारे पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं लोग कुछ तो नहीं हाँ तो 18 से जो बिलो रहते हैं क्या क्या पूछना चाहती है कि 60 से ऊपर वाले तो वैक्सीन नहीं लगवा अच्छा वो भी माइनर है नहीं मैं बता रही हूँ वैक्सीन वाले को उसको समझा जिसने ये बात बोली है जिसमें 60 से ऊपर वाले नहीं लगवा 75 से 60 तक की है ऐसा क्या है ऐसा मेरी पड़दार दिन लगवा रखी है 100 साल की है वो 100 साल की है चलो मेजर कौन है जो माइनर नहीं है और माइनर कौन होते हैं नहीं जो 18 ईयर से नीचे हैं बिलो 18 है वो माइनर कहलाते हैं और 18 से ऊपर वाले तो 18 वाले क्या कहलाएंगे माइनर में जीन्स के बताओ मेजर या माइनर तुमने कहा 18 से नीचे वाले माइनर ऊपर वाले मेजर तो 18 वाला क्या कहलाएगा अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन आए ना तो एक बार लॉ को पढ़ा करो
अब देखो इसमें साउंड माइंड कहाँ से आ गया? मेजर की डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। अच्छा, ये जो 18 से नीचे और 18 से ऊपर वाली एज डिसाइड की गई है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिसाइड नहीं की है। हमने इस चीज को कहां से उठाया है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 इस एक्ट से उठाया, क्योंकि उस एक्ट में लिखा हुआ था कि कौन माइनर है और कौन मेजर है। ठीक है, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में क्या लिखा था? In India, the age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875 और वो क्या कहती है? Every person domiciled in India shall attain the age of majority on the completion of 18 years of age. जिस दिन वो 18 का हो जाता है उसी दिन वो क्या बन जाता है? मेजर बन जाता है। ठीक है, जिस दिन उसका 18th बर्थडे होता है उस दिन वो मेजर बन जाता है, एंड नॉट बिफोर। ठीक है, एक दिन पहले तक भी वो क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। ठीक है, द एज ऑफ मेजॉरिटी बीइंग 18 years, अ पर्सन लेस देन दैट एज इवन बाय अ डे वुड बी माइनर फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। किसी का बर्थडे बताना, गौरव तू अपना बता दे। 1 मार्च 2003। उसी का ही बचा है। मैम 1 मार्च को जाता है इसका। मैं पहले पार्ट ये डेट सारा पार्ट 1 मार्च 2003 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये 18 साल को कब होएगा? कितनी बार कराऊंगा? 1 मार्च 2021 को ये हो गया 18 साल का। ठीक है, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना था कब? वो थोड़ी राइट गलती है कोई गिन ले। मैम ये 1 मार्च को हुआ नहीं था, एंड हुआ है ये। तो डाउन कर मन पे कहीं ना मैं डाउन कर लूं। 28 ठीक डेट लिखी है ना मैंने, 29 फरवरी 2021 में नहीं आती है ना। 28 फरवरी 2021 को अगर गौरव किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो बताओ कर सकता है या नहीं? मैं सर से घर पे की शादी की गया था। कॉन्ट्रैक्ट का मार्च में किया था, साइन किए थे कोई? करवा कौन से एग्रीमेंट पे? स्टैम्प पेपर था कोई? तो बीच में दबा दी सर ने। ठीक है, 28 फरवरी 2021 को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कर भी लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा? बोलो बोलो, वॉइड। कैसा कहलाएगा? वॉइड। यानी कि अगर इसमें माइनर ने कोई गलती कर दी तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं है। जैसे गौरव ने क्या किया, 28 फरवरी को एक अंकल जी के पास गया। अंकल जी, ये पापा जी लूं? पापा जी ज्यादा ठीक है ना। पापा जी के पास गया, पापा जी 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 लाख रुपए दे दो। पापा जी बेचारे शरीफ, उनको ये नहीं पता था कि 28 फरवरी को ये 18 से कम उम्र का है। उन्होंने इसको 1 लाख रुपए दे दिए। उनका बेटा था ना, पता नहीं। बेटा नहीं है ये दामाद है। दामाद और बेटे में फर्क होता है ना। पहले शादी करवा दी इसकी। मैं अपने शादी करवा देता पहले करा दी, कोई बात नहीं, चलता है। बचपन में ठीक है, अब पापा जी बेचारे शरीफ, उन्होंने कहा कि ठीक है पैसे मांगने आया तो लौटा ही देगा, जुबान की कीमत तो है इसकी। उन्होंने ऐसा सोचा, असलियत तो हमें बता दी ना। ठीक है, उन्होंने इसको 1 लाख रुपए दे दिए। इसने कहा था कि पापा जी 1 महीने के लिए चाहिए मुझे। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। ठीक है, अब सुन लो जरा। अब 1 महीने बाद, आज इसने 28 फरवरी को लिया, 1 महीने बाद की डेट बोलना जरा। 28 मार्च 2000। क्या ये माइनर है या मेजर बन चुका है? पर मुझे ये बताओ, अगर पापा जी ने वापस से 1 लाख रुपए मांगे और इसने कहा कौन से 1 लाख रुपए कब दिए थे? सपने तो नहीं ले रहे आप? मैंने आपसे कोई 1 लाख रुपए नहीं लिए। जब लिए नहीं है तो मैं दूंगा कहाँ से? बताओ, पापा जी केस करने जा सकते हैं इसके ऊपर? नहीं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो माइनर था। ठीक है, क्योंकि पापा जी की गलती थी इसमें कि उसने इस जैसे इंसान पर विश्वास किया। ठीक है, जब तो अपने बहू पे विश्वास कर रहे थे 1 लाख
चोरी कर रहा है। समझ गए। जिसने अपनी बेटी दे दी तो एक लाख बेटी की बात है। ओ बहू बनाकर बोला औरत बेटी। पहले से ब्लड रिलेशन पड़ा उसके बाद दो माइनर के साथ एक मिनट, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइड। अब मेरी बात सुनना, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो बनाते वक्त तो वैलिड होते हैं, बाद में वॉइड हो जाते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ही क्या था? वॉइड। तो इसका नाम हम क्या बुलाएंगे? वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो का मतलब समझते हो? इनिशियो मतलब दूसरा टर्म है, इनिशियल वर्ड सुना आप लोगों ने? इनिशियल मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ही शुरुआत से ही वॉइड था, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड एब इनिशियो। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी को नाम दोगे किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त वैलिड है ही नहीं, फिर भी किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड एब इनिशियो कहेंगे। जैसे अभी मैं आपको साउंड माइंड वाला भी एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है? तो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, तो उसका हमने क्या नाम रख दिया? वॉइड एब इनिशियो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उन पॉइंट्स में क्या क्या माइनर की कंडीशन हो सकती है, क्या क्या माइनर की सिचुएशन हो सकती है, कब माइनर लायबल हो सकता है, कब नहीं लायबल हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स हम उनसे रिलेटेड पढ़ लेंगे, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, तुम कहते हो कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो पार्टनरशिप में क्यों आ सकता है? प्रॉफिट्स के लिए। प्रॉफिट दोस्ती का समझ रहे हो? क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनर बनने के लिए आपको एग्रीमेंट करना जरूरी है। एग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। तो जब वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, तो इसलिए वो पार्टनरशिप की एग्रीमेंट को भी साइन नहीं कर सकता। लेकिन वो पार्टनरशिप में अगर बाकी सारे रिमेनिंग पार्टनर्स हाँ बोले, तो माइनर पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए आ सकता है। लेकिन क्या उसकी कोई लायबिलिटी रहेगी? नहीं, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मेरे को कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़ाने हैं जहाँ पर माइनर कहाँ लायबल है, कहाँ नहीं लायबल है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक बार ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक मिनट, जो ऊपर क्या कहते हैं स्टार्टिंग है, उसमें आपके सेक्शन 10 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर वापस से रिमाइंड भी कर लिया है। उसके बाद आप एक एलिमेंट पढ़ोगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी का मतलब योग्यता, कॉम्पिटेंसी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता या कॉम्पिटेंसी की पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है भी या नहीं है। तो कैपेसिटी रेफर्स टू कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है? Who is competent? तो every person is competent who is of the age of maturity and who is of sound mind and who is not disqualified by law. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी? कॉम्पिटेंसी की या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की। कौन कौन लोग कैपेबल हैं? ये तीनों लोग कैपेबल हैं। क्लियर है? अब हम इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। ये बात जो कैपेसिटी वाली लिखी हुई है, ये कैपेसिटी वाली बात लिखी हुई है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है? क्योंकि सेक्शन 10 में क्या थे? एलिमेंट्स थे। अब उन एलिमेंट्स को जो एक्सप्लेन किया गया है वो आगे सीरीज में सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? एज ऑफ मेजॉरिटी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। या माइनर का अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता भी है तो उसमें क्या पोजीशन रहेगी माइनर की? सबसे पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये मैंने अभी बताया, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के साथ ही क्या है? वॉइड है, उसको हम बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो। एक केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, ठीक है? इसमें क्या हुआ था? ए एक माइनर था, उसने उधार लिए थे 20,000 रुपए किससे? बी से, and as a security for the same executed a mortgage in his favor. He became a major in few months later and filed a suit for the declaration that mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled.
माइनर ने ना 20,000 रुपए लिए। अभी जैसे हमारे वाले एग्जांपल में गौरव ने लाख रुपए मांगे थे। अब इसके ससुर जी ने क्या कहा इसको कि 1 लाख रुपए तो दे दूंगा, बदले में कुछ गिरवी रखवाने के लिए चाहिए। ठीक है, इसने कहा अपनी बेटी कर लो। ठीक है, गिरवी रखवाई, 1 महीने के लिए गिरवी रखवा दी इसने अपनी बेटी की, अपनी उसकी बेटी। ठीक है, अब 1 महीने बाद क्या हुआ, ये गया बीवी को वापस लेने, है ना। तो पापा जी ने कहा पहले 1 लाख रुपए वापस कर। उसने कहा कोई 1 लाख रुपए मैंने नहीं लिए थे, ये तो अपने घर रहने आई थी, है ना। ठीक है, तो 1 लाख रुपए भी नहीं दिया और इसने कहा कि जो चीज मैंने गिरवी रखवाई थी वो मुझे वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आपने माइनॉरिटी के टाइम पे गिरवी रखवाई थी वो वैलिड नहीं होती, वॉइड एब इनिशियो था, इसलिए उस चीज को कैंसिल कर देना चाहिए। तो इट वाज हेल्ड दैट मॉर्गेज बाय अ माइनर वाज वॉइड एंड बी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी। ससुर जी को पैसे नहीं मिलेंगे, रोते रहो धोते रहो। ठीक है, further money lenders request for repayment of amount advanced to the minor as part of consideration for the mortgage was also not accepted। कोर्ट ने केस लेने से ही मना कर दिया कि मैं आपको रीपेमेंट नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें आपकी खुद की ही गलती है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट हमारा फर्स्ट। सेकंड पॉइंट आता है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग। गिरवी रखवाया है जो भी सामान वो वापस क्यों देगा? कैंसिलेशन करना पड़ेगा, देगा ही नहीं करेगा। नहीं वो ये हो सकता है लोन की रिकवरी के लिए वो नहीं देगा। लेकिन एक बात बताओ, अब ये तो चलो उसने गौरी गिरवी रखवा दी थी, अगर एक एग्जांपल में ये लूं कोई जमीन गिरवी रखवाई है तो वो जमीन को बेच तो नहीं सकता ना, क्योंकि गिरवी रखवाते वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड नहीं था, तो आपके पास बेचने का अधिकार भी नहीं है। समझ रहे हो, तो रीपेमेंट इसलिए नहीं हो पाएगी। सेकंड पॉइंट है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। ये रेटिफिकेशन है, ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन नहीं है। समझ रहे हो, रेक्टिफिकेशन होता है गलती को सुधारना और रेटिफिकेशन क्या होता है, रेटिफिकेशन होता है कोई डॉक्यूमेंट पहले वैलिड नहीं था, माइनॉरिटी के टाइम पे वैलिड नहीं था, लेकिन जैसे ही आपका बर्थडे आया आपने उस पेपर के ऊपर साइन कर दिया, भाई मैं तो मेजर बन गया हूँ अब तो साइन कर दूं। तो माइनॉरिटी के टाइम पे बना हुआ पेपर आप मेजॉरिटी के टाइम पे साइन करके वैलिड नहीं बना सकते। समझ रहे हो, आप मेजॉरिटी के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पिछले वाले पेपर को लीगल नहीं बना सकते हो। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो चीज पहले इनवैलिड थी उसको वैलिड बनाना सिग्नेचर करके। ठीक है, तो पढ़ लो इसको जरा। A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था माइनॉरिटी के टाइम पे वो क्या था, void ab initio। तो अब 18 साल के हो गए तो क्या उस void ab initio का स्टेटस हटा के उस पे साइन करके आप उसको वैलिड बना दोगे? नहीं, आप एक नया पेपर क्रिएट करो। समझ रहे हो, एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो। एंड void agreement can never be ratified। और जो पहले से एग्रीमेंट void है आप उनको रेटिफाई नहीं कर सकते, आप उनको लीगल नहीं बना सकते। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्स एक माइनर था, उसने एक प्रोमिसरी नोट बनाया था। प्रोमिसरी नोट सुना है किसी ने? यस मैम। क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जो बायर बनाते हैं बैंक, इसमें कहते हैं पेमेंट कर दो। हाँ, मैं अपनी मतलब एक प्रॉमिस लिख कर दे देना कि मैं आपको इतने टाइम में पेमेंट कर दूंगा, है ना, यही होता है। तो एक्स एक माइनर था, उसने एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया किसको, वाई को। क्या ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है? नहीं है मैम। नहीं है। क्यों, किसने बनाया? ये माइनर ने बनाया। तो ये प्रोमिसरी नोट कैसा होगा? वैलिड नहीं होता। कैसे वैलिड नहीं होता? मतलब कोई अगर मेजर बनाए तो भी। ऐसा किसने कहा? अकाउंट्स में पढ़ा था ये ना पढ़ा था, ये ना पता है तुम बोलते हो। हाँ, बिल्कुल नहीं पता, बस हमें प्रोमिसरी नोट को एंट्री नहीं होगी। एंट्री नहीं होगी पर लीगल नहीं है, ये किसने कहा? वैसे बात है कि उससे मतलब विंडो एक्सचेंज से केस रजिस्टर कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं उसमें। तुमने सही पढ़ा है, लेकिन इंटर में आके जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है
पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में ये कहेगा कि लो इसको परमिशन नहीं देता। समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो प्रोमिसरी नोट एक बना के दिया, किसने बनाया? माइनर ने बनाया। तो ये प्रोमिसरी नोट शुरू से ही क्या है? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड है इसलिए मैंने इसको स्टेटस दे दिया वॉइड एब इनिशियो का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो क्या वो इसको रेटिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। ही कैन नॉट रेटिफाई इट एंड इफ ही मेक्स, अब मेरी बात सुनना, इसको साइन करके लीगल बना नहीं सकता। और ये प्रोमिसरी नोट क्यों बनाया गया होगा? किसी सेल के बदले में, मान लो उसने कोई गुड्स खरीदे थे, उसके बदले में ये प्रोमिसरी नोट बना के दिया था। अब उसने क्या किया, इसकी जगह पर एक नया प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया। मेरी बात सुनना लेकिन अभी, इन प्लेस ऑफ दिस, अब देखो इसने गुड्स दिए थे इसको, तो इसने बदले में प्रोमिसरी नोट दिया था। अब ये जो नया प्रोमिसरी नोट बन रहा है, अब ये जो नया प्रोमिसरी नोट बन रहा है, इसके बदले में क्या मिल रहा है बच्चों? ये तो इसने दिया उसको, लेकिन इसके बदले में क्या मिल रहा है? नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि पुराना प्रोमिसरी नोट भी तो मेरे पास ही है, मैंने बना के दिया था, ठीक है, वॉइड था वो। अब आप इसकी जगह पर, अर्जेंट नहीं है, मैंने पहले बात करने की उस टाइम पे की नहीं। नया प्रोमिसरी नोट जो बना है, उस नए प्रोमिसरी नोट को, उसके बदले में कुछ नहीं है ना। और मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो तभी वॉइड हो गया था, तो इसकी कहानी तो हो गई खत्म। अब जो आपने नया प्रोमिसरी नोट बनाया है उसके बदले में कुछ नहीं है, तो ये नया प्रोमिसरी नोट भी वैलिड नहीं होगा। समझ रहे हो? इफ ही मेक्स अ न्यू प्रोमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, उसकी जगह पर, तो here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void. क्यों? Being without consideration. समझ रहे हो? वो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं की वहीं void हो गया था, तो उसकी कहानी खत्म हो गई थी। आप उसी गुड्स के बदले में नया प्रोमिसरी नोट क्रिएट नहीं कर सकते। आपको 18 साल के होने के बाद जो नई ट्रांजैक्शन करोगे उसके बदले में आप नया प्रोमिसरी नोट बना सकते हो। समझ रहे हो? तो गलती किसकी? सेलर की, कि उसने माइनर से प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट किया। तो ये चीज ध्यान रखनी है सामने वाली पार्टी को, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये ध्यान कर लेना कि सामने वाला बंदा बच्चा है या बड़ा है, 18 साल से बड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब 18 के बाद जो नई ट्रांजैक्शंस होंगी सेल्स की, उसके लिए जो प्रोमिसरी नोट बनेगा वो वैलिड कहलाएगा, लेकिन पुराने वाले की जगह पर अगर नया प्रोमिसरी नोट बनाओगे तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? हाँ जी, चलो थर्ड पॉइंट आता है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैंने आपको बताई कि पार्टनरशिप में भले ही पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए एंटर कर सकता है। तो माइनर जो है वो बेनिफिशियरी बन सकता है, बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में से। क्लियर है? अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने ये कहा था ना कि माइनर जो है वो चीजें गिरवी नहीं रखवा सकता, अगर रखवाता भी है तो वो चीजें क्या होंगी? वॉइड होंगी। यही कहा था। क्या माइनर के लिए कुछ गिरवी रखवाया जा सकता है? हाँ, बताओ। माइनर खुद अपना सामान गिरवी नहीं रखवा के आ सकता। ये बात मैंने अभी ऊपर कही थी कि उसने लोन लिया और कुछ गिरवी रखवाया और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। लेकिन क्या माइनर के लिए कुछ गिरवी रखवाया जा सकता है? हाँ, माइनर के लिए तो कर सकते हो, मैंने अभी बताया। बेनिफिट के लिए तो वो आ सकता है, लेकिन आप उसकी लायबिलिटी को अराइज नहीं कर सकते। यस, तो माइनर के फेवर में अगर कोई सिक्योरिटी आपने क्रिएट करनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स द माइनर फ्रॉम मेकिंग द पार्टी बाउंड टू हिम। मतलब दूसरी पार्टीज ने अगर कोई पैसा देना है ना, माइनर ले तो सकता है लेकिन देने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है।
Does a promissory note duly executed in favor of minor is not void and can be sued upon him. यहाँ पर तो promissory note minor ने बना के दिया था तो void था, लेकिन अगर minor के लिए promissory note बनाया जाए तो वो valid होगा, ठीक है। और अगर सामने वाला पार्टी पेमेंट नहीं करती है तो केस भी किया जा सकता है, समझ रहे हो। यानी कि इसका जो वाइस वर्सा होगा वो वैलिड है, लेकिन ये void ab initio कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो। A mortgage was executed in favor of minor. Yes, he can get a decree for the enforcement of mortgage. उस mortgage को आप enforce कर सकते हो, यानी कि जो उठा लो एक हेलो, हाँ जी, मैं देख लेती हूँ, मैं अभी क्लास ले रही थी, एक घंटे बाद बताऊँ, ठीक है। चलो, हाँ जी, बात समझ आई। इसका अगर वाइस वर्सा करेंगे, अपोजिट करेंगे तो वो वैलिड कहलाएगा। अगर कोई गिरवी रखवाई गई है एसेट्स माइनर के फेवर में, यस, उसको एनफोर्स किया जा सकता है, उस एसेट्स को बेच के माइनर को बेनिफिट दिया जा सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो, किसी के मन में चल रहे हो अभी हैं? चलो, फोर्थ पॉइंट इज अ माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी। प्लेड मतलब क्या होता है? किसी चीज के पीछे छुपना, मतलब किसी चीज की आड़ लेना। आड़ समझते हो? किसी चीज की हेल्प लेना या सहारा लेना। मतलब हम कहते हैं ना कई बार पापा मम्मी के सामने कोई गलती कर दी, हम तो बच्चे हैं, कहते हो ना ऐसे, तो बच्चों ने कुछ गलती कर भी दी तो क्या हो गया? तो आप अपने बच्चे होने का क्या लेते हो? फायदा उठाते हो एक तरीके से। तो यस, एक माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। मान लो जो लोन लिया था गौरव ने, ठीक है, पापा जी जब पैसे वापस मांगने आए तो उसने क्या कहा? गौरव ने क्या कहा था कि मैंने कोई पैसे आपसे नहीं लिए थे। एक तो पैसे लेके आया, ऊपर से उन्हीं के ऊपर बात डाल दी। क्या गलती किसकी थी? पैसे किसने दिए? आपने। आपको चेक कर लेना चाहिए था कि मैं 18 साल का हुआ हूं भी या नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो यानी कि आप माइनॉरिटी का सहारा ले सकते हो अपना कोई भी बात रखने के लिए। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देख लो, ए एक माइनर था, पहले तो उसने ना झूठ बोल के अपने आप को मेजर बताया और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक्स के साथ और लोन ले लिया 20,000 रुपए का। बाद में जब एक्स से रीपेमेंट के लिए कहा गया तो एक्स ने जब रीपेमेंट के लिए कहा तो ए ने उसको मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो माइनर था, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? आपने मुझे 20,000 दिए ही क्यों थे? ठीक है, आपकी गलती थी, मैं आपको पैसे वापस नहीं करूंगा। कोर्ट कह रहा सही तो कह रहा है ये। कोर्ट क्या कहेगा? माइनर सही तो कह रहा है, आपकी गलती थी, आपको चेक कर लेना चाहिए था। क्लियर है? तो यानी कि उससे ना उससे डोमिसाइल मांग लेना उसका, जिसमें उसकी डेट ऑफ, मतलब किसी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले लेना जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। ठीक है, क्या हो गया? आधार कार्ड। आधार कार्ड में तो झूठी लिखवा देते हैं आधार कार्ड वाला झूठा। फोटो चेंज कराइए? नहीं कराई? बिल्कुल क्लियर। कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, आधार कार्ड नीचे गिर गया। मजा तो तब आ जाए जब लाइन में लगी हो लड़की और उसका आधार कार्ड को नीचे गिर जाए और उठा के वही दे। लड़कियों के सामने गिरा था, मैं गिरा तो लड़कियों के सामने गिरा, भाई ये उठा देगा। तूने क्यों ऐसा किया? शर्ट पहन गया ना। रोहित तूने क्यों ऐसा किया? उठाने देता एक बार नहीं कोई। लड़कियों की कहानी करा रही है, वैसे ही वैसी लड़की झड़ देखते हैं।
अच्छा शुगर मानो निशा पीठ मारने का हमारे मोड़ा Held A cannot be held liable for repayment amount यानी कि आप माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि उसने लोन लिया था और उसको रीपेमेंट करनी पड़ेगी. However, if he has spent the same, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent. भाई लोन लेके जो खर्चा कर चुका है, मान लो अपना फोन लेके आ गया 20,000 रुपए का, अब वो क्या वापस देगा? नहीं, माइनर लाइबल है ही नहीं. ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि आप अपनी माइनॉरिटी की आड़ ले सकते हो. नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज. अब ये सुनना जरा, एक छोटा बच्चा था, है ना, उस बच्चे के फादर छोटी एज में ही एक्सपायर हो गए. क्लियर है? कोई छोटा बच्चा था, मान लो 10 साल का था, ठीक है, उसके फादर उस एज में एक्सपायर हो गए. अब वो छोटा बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, उनका संस्कार करने के लिए भी पैसे ही नहीं है, और आपने उस बच्चे की हेल्प की. आपने उस बच्चे की हेल्प की क्योंकि उसके पास एक नेसेसिटी वाले पैसे भी नहीं थे. कि संस्कार करना भी अपने यहाँ पे हिंदू फैमिलीज में मतलब माना जाता है ना कि करना जरूरी होता है. ठीक है, तो उस माइनर के पास उस चीज के लिए भी पैसे नहीं थे, और अगर आपने उसकी हेल्प कर दी तो क्या, जब उसके पास मान लो वो कमाना शुरू कर देता है बाद में, उसके बाद जब पैसे आने शुरू होते हैं तो आप उससे वो पैसे मांग सकते हो? नहीं. इंसानियत के नाते नहीं मांगोगे, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप उससे पैसे मांग सकते हो, लेकिन उसकी संपत्ति में से ले सकते हो पैसा. जैसे मान लो वो 5-10 हजार रुपए अगर महीना कमा भी रहा है तो उसमें से नहीं लोगे आप. उसके नाम कोई एसेट्स है जिसमें से वो पैसा दिया जा सकता है, उसमें से आप रिकवरी कर सकते हो. समझ रहे हो? तो आप माइनर से पेमेंट सिर्फ तभी ले सकते हो जब आपने उसको नेसेसरीज सप्लाई की हो, नेसेसरीज के लिए उसको पैसा दिया हो, बाद में आप उसकी रिकवरी कर सकते हो उसकी एसेट्स में से, अगर माइनर के नाम कोई संपत्ति रखी हुई है तो. पर ये ध्यान रखना, पेपर में ना कई बार एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे आ जाता है कि उसके पास ना वो था, वीवो का फोन था, और आपने उसको ना एप्पल दिला दिया. क्या ये नेसेसरी है? है कोई ऐसी नेसेसिटी वाली चीज? क्या है ये तो लग्जूरियस चीजें हैं भाई. उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसके पास फोन था ना, तो आपने क्यों दिलवाया उसको? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए इसमें ये देखना कि नेसेसिटी वाली थिंग होनी जरूरी है. वो अगर आपने उसको प्रोवाइड की है तो आप उसकी संपत्ति में से रिकवर कर सकते हो. अगर अपनी मर्जी से आपने उसको एप्पल दिलाया ना तो अपने पैसे खुद ही भुगतो. और उसके बाद फोन ही ना और तब दिला दिया तो वो भी लग्जूरियस में ही आएगा. भाई जिसके पास फोन नहीं है 1100 दिलवाया वो नेसेसरी है. नोकिया 1100. हाँ, अगर किसी के पास फोन नहीं है और उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड्रॉइड फोन ही चाहिए और आपने उसको एंड्रॉइड फोन दिलवा दिया है तो वो नेसेसिटी है. वो जियो वाला दवा दे. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर किसको लायबल ठहराएंगे? हम माइनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहराएंगे, बल्कि माइनर की एस्टेट को लायबल ठहराएंगे. समझ रहे हो? तो टू रेंडर माइनर्स एस्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर आपको माइनर की एस्टेट में से, अगर आपको माइनर की संपत्ति में से कुछ रिकवर करना है तो पहले 2 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा. पहली कंडीशन क्या है कि वो जो आपने चीज उसको सप्लाई की है, जो गुड्स आपने सप्लाई की है, वो उसके लिए नेसेसिटी वाली चीजें होनी चाहिए, उसको उस चीज की जरूरत होनी चाहिए. और द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई फॉर दीज नेसेसिटी. उसके पास ऑलरेडी वो चीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो फोन था उसके पास, फिर भी आपने एक दूसरा उसे दिलवाया, नेसेसरी नहीं है. क्लियर है? तो अगर ये 2 कंडीशन है तो आप उसकी एस्टेट में से रिकवरी कर सकते हो. जैसे देखो एग्जांपल है, श्रुति एक माइनर थी, उसने एक लैपटॉप परचेज किया. किस लिए? ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए. कितने का? 70,000 का. मैम इससे सस्ते आ सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है. ठीक है, तो 70,000 का उसने लैपटॉप खरीदा है, तो पहले तो शॉपकीपर को सोचना चाहिए कि अगर वो उधार पे दे रहा है वो भी माइनर को, तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. अब आप माइनर से कैसे
रिकवरी करोगे। उसने कहा मेरी एसेट्स जो है वो सिर्फ इतनी है कि वो आपको 20,000 रुपए ही दे सकती हैं, तो बताओ क्या आप 20,000 से ऊपर रिकवरी कर सकते हो? जितनी उसकी एस्टेट है, जितनी उसकी एसेट्स है उसके पास, उतनी ही रिकवरी कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो 20,000 ही आपको मिल सकते हैं, बाकी का 50,000 को आपको नुकसान जो उठाना एसेट्स है पड़ेगा। इनमें तो बैंक अकाउंट भी आता होगा। हाँ बिल्कुल। तो आप ऐसे क्यों कह रहे थे कि वो 5-10 हजार कमाता है उसमें से नहीं? देखो उसकी कमाई में से नहीं मांगोगे, मीन्स उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराना। कर सकते हो ऐसा, क्योंकि एसेट्स में आपका बैंक बैलेंस भी आ जाएगा, और बैंक बैलेंस अगर आपकी सैलरी वहां पे जाती है तो यस रिकवरी कर सकते हो। सबकी जाती है तो कुछ ना कुछ पोर्शन। हाँ ठीक है, तो आप उससे रिकवरी कर सकते हो, लेकिन 2 कंडीशन प्रेजेंट होना जरूरी है। पहली नेसेसिटी थिंग होनी चाहिए, दूसरी उसके पास ऑलरेडी वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार एनफोर्सेबल। कई बार ऐसा होता है बच्चे के नाम पे उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बच्चे के नाम पे उसके गार्जियन मतलब पेरेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट। मुस्कान उसको ऐसे क्या देख रही है, उसको समझ आ गया है? ठीक है, तो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, यस वो भी वैलिड कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट करते ही इसलिए हैं क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। Though a minor's agreement is void, his guardian can enter into a valid contract on minor's behalf, where the guardian makes a contract for the minor, which is within his competence and which is for the benefits of the minor. So there will be a valid contract which the minor can enforce. तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। But all contracts made by guardian on behalf of minor are not valid. सारे कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होते, चाहे वो माइनर के बिहाफ पे ही क्यों ना किए गए हों। For instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. भाई पेरेंट्स ने क्या किया, मान लो किसी के स्टेप फादर और स्टेप मदर थे, उसके दोनों असली माँ बाप मर चुके थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। बच्चा तो कर नहीं सकता था, बच्चे के बिहाफ पे उन पेरेंट्स ने कर लिया, तो लायबिलिटी किसकी आ गई पैसे देने की? माइनर की ना। भाई माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमने उसके बिहाफ पे किया था, पेमेंट लेनी है तो उस बच्चे से जाके लो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स हैं जो आपके गार्जियन हैं, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिस पावर से वो कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को बाउंड कर सके किस चीज के लिए, फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन ऑफ अ माइनर with the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by either party to the contract. मान लो जो आपके गार्जियन, जैसे मैंने कहा कि उसके रियल पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपके गार्जियन कौन बनेंगे, तो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए हुए गार्जियन हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट होना चाहिए किसका? माइनर का। यानी कि मान लो माइनर की एसेट्स बेचने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई इसकी संपत्ति से जो पैसा आएगा ना उससे हम इसकी पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। लेकिन आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे जिसमें आप माइनर के ऊपर बाउंडेशन डाल दो, बल्कि बेनिफिट की बजाय क्या कर दो, बाउंडेशन डाल दो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ड्यूटी है उसको निभाना, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर ही नहीं सकते। जब माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो आप कैसे कहोगे माइनर की तो अपनी परफॉर्मेंस कर, समझ रहे हो? आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते क्योंकि वो वॉइड है, तो आप कैसे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट रख सकते हो। क्लियर है? परफॉर्मेंस मतलब आपके साथ मान लो एग्रीमेंट हुआ था, माइनर ने कहा था कि मैं आपको अपना घर बेच दूंगा, माइनॉरिटी के टाइम पे एग्रीमेंट किया था, क्या आप कोर्ट में जाके ये बोल सकते हो कि इसने मेरे को घर बेचने का वादा किया था तो इसको कहो कि अपना घर बेचे मुझे? करवा सकते हो ऐसा? परफॉर्मेंस की डिमांड रख सकते हो? नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो कोर्ट के दरवाजे भी आपके लिए बंद ही है। ठीक है? नो इंसॉल्वेंसी। क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? इंसॉल्वेंट तो कौन होता है? जो बंदा
पे करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। जब माइनर पर्सनली लायबल ही नहीं है तो उसकी कैपेबिलिटी कहां से आ जाएगी? सोचो, जब माइनर को पर्सनली कुछ पे नहीं करना, उसके ऊपर जब ड्यूटी ही नहीं है, तो कैसे वो इंसॉल्वेंट हो सकता है? इंसॉल्वेंट तो वो होता है जिसको किसी को कुछ पैसे देने हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है ना? तो माइनर कैसे इंसॉल्वेंट हो सकता है? जबकि क्योंकि माइनर को तो कोई पैसे किसी को देने ही नहीं होते। माइनर के नाम जो एसेट्स है सिर्फ वही बिक के आपको जो पैसा मिलेगा वो ले लो, बाकी मेरे पास पर्सनली कोई पैसा नहीं। ठीक है। पार्टनरशिप, क्या माइनर बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है? यस, हो सकता है। माइनर कैन बी एन एजेंट, क्या माइनर एक एजेंट हो सकता है? बताओ। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। माइनर को आप एजेंट बना सकते हो, लेकिन अगर माइनर ने कोई गलती कर दी तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। तो माइनर कैन हैव एन बैंक अकाउंट इन द बैंक, ही कैन ड्रॉ अ चेक फॉर हिज परचेजेस बट ही शैल नॉट बी लायबल फॉर चेक बाउंसेस। आपने देखा बच्चों के भी तो खाते खुलते हैं ना, ठीक है, तो आपका अकाउंट भी हो सकता है, आप चेक भी ड्रॉ कर सकते हो, यस, लेकिन अगर चेक बाउंस हो गया तो आपकी लायबिलिटी है नहीं है। ठीक है। तो he shall not be liable for check bounces nor can he be sued under court of law for any fraud done from his account। अगर उसके अकाउंट से कोई फ्रॉड भी हुआ है तो उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा। ठीक है। तो एजेंट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने काम के लिए प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा। माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, यानी कि एजेंट वाले सारे काम वो कर सकता है, लेकिन कुछ गलत करेगा तो वो लायबल नहीं होगा। ठीक है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। क्या देखो, अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी कि गार्जियन जो है वो माइनर के ऊपर लायबिलिटी नहीं डाल सकते। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट किया, उसमें हमने माइनर को लायबल ठहरा दिया, नहीं, पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हो। अब इसका अपोजिट करो, क्या कोई माइनर अपने पेरेंट्स को लायबल ठहरा सकता है? बताओ, बिना उनकी अथॉरिटी के? नहीं ना, नहीं कर सकता ऐसा। इन द एब्सेंस ऑफ, क्या माइनर अपने, मान लो माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए, मेरे को एक कोठी खरीदनी है, मेरे पापा पैसे दे देंगे, कर सकते हो ऐसा? बिना पापा की परमिशन के? तो इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट इवन फॉर नेसेसरीज। भले ही वो नेसेसरीज क्यों ना हो, आप पेरेंट्स को लायबल नहीं ठहरा सकते। मैंने बताया था अभी ऊपर, नेसेसरीज के लिए भी उसकी एसेट्स लायबल होती हैं, लेकिन उसके गार्जियन लायबल नहीं होंगे। The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents। अगर पेरेंट्स ने अथॉरिटी दे रखी है, जा बेटा जा कोठी पसंद कर ले, हम अपने आप खरीद लेंगे, तो बस बता दे, होते हैं ना कई पेरेंट्स से? है किसी के पेरेंट्स ऐसे? तो गोडो कर तुम्हारे, बताओ भाई, कोई तो बताओ। ऐसे थोड़ी करना। कोई कहते नहीं, जा बेटा जा फोन पसंद कर ले, सब फोन का एग्जांपल ले लेते, बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना, ऐसे कहते हैं। फोन की तो कहते हैं, दिलवा देंगे हम, है ना? तो अगर उन्होंने अथॉरिटी दी है खुद, यस, तो आप फोन पसंद करके अंकल से उठा लाओगे, अब पापा पैसे देते हैं, है ना? तो वो बंदा पापा से पैसे मांग सकता है, पापा को पे करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब एक रिचा थी जो कि माइनर थी, उसने स्कूटी खरीदने गई वो डीलर से, और उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स पैसे दे जाएंगे स्कूटी के। ठीक है। अब डीलर ने क्या कहा, स्कूटी दे दी उसको, और उसने पेमेंट का लेटर उसके पेरेंट्स को भेज दिया। अब पेरेंट्स ने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं, स्कूटी भी खरीद ली। ठीक है। तो पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बाय अ माइनर इन देयर एब्सेंस और आउट ऑफ देयर नॉलेज। उनको बिना बताए स्कूटी खरीदी थी तो पेरेंट्स लायबल नहीं होंगे। ठीक है। कौन लायबल है? जिसने स्कूटी दी है खुद लायबल है वो भी गया था सही है। पेरेंट। प्रैक्टिकली अगर सोचोगे ना तो कोई ऐसे देता है, हर कोई पहले पेमेंट लेता है ना। लो पढ़ रखा है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अब सुनना, एक माइनर और एक मेजर दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बताओ लायबिलिटी किसकी होगी?
बताओ, मेजर की लायबिलिटी होगी, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप मेजर के ऊपर तो केस कर सकते हो, लेकिन माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकते। श्योरिटी फॉर अ माइनर, श्योरिटी मतलब क्या होता है? श्योरिटी, अच्छा लोन के केस में बताओ, आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक आपको नहीं जानता, ठीक है, बैंक ने कहा कोई ऐसा पर्सन उठा के लाओ जिसको मैं जानता हूँ और जो आपकी श्योरिटी दे कि आप लोन की रीपेमेंट कर दोगे। गारंटी, ठीक है, तो श्योरिटी गारंटी सेम टर्म नहीं यूज करो अभी। तो कोई ऐसा बंदा ढूंढ कर लाओ जो आपकी श्योरिटी दे कि आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो क्या माइनर के लिए श्योरिटी दी जा सकती है? यस, वो श्योरिटी वैलिड होगी, ठीक है। मिस्टर एक्स ने गारंटी दी थी कि फॉर द परचेज ऑफ मोबाइल फोन बाय क्रिश अ माइनर, भाई ये फोन खरीद रहा है, इसकी पेमेंट पे मैं गारंटी देता हूँ कि ये कर देगा। इन केस ऑफ फेलियर फॉर पेमेंट बाय क्रिश कौन लायबल होगा? मिस्टर एक्स, ठीक है। माइनर एज अ शेयर होल्डर, अब मुझे बताओ क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? डीमैट अकाउंट नहीं, नहीं बन सकता। माइनर अपने आप से शेयर्स खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर पापा ने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं और उन्होंने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तब आप शेयर होल्डर बन सकते हो। डीमैट अकाउंट तो होता है कि डीमैट अकाउंट पापा ने अपना यूज किया था ना खरीदने के लिए। ट्रांसफर तो आप कंपनी में इन्फॉर्म ही तो करना होता है ना कि मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने बेटे के नाम, तो रजिस्टर में से मेरा नाम कट करके मेरे बेटे का नाम लिख दो ताकि आगे डिविडेंड उसके पास जाए, समझ लो। तो क्या तब आप शेयर होल्डर बन सकते हो? यस, आप मेरे को इस पॉइंट का आंसर तुमसे ही मिल गया है, ठीक है। यानी कि खुद से तो नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर उसको इनहेरिटेंस में मिले हैं या ट्रांसफर करने पर मिले हैं तब वो शेयर होल्डर बन सकता है। किस चीज की आवाज है? चेयर की, डोर से की चूहे की आवाज है? मैंने ऐसा बोला है कि मुझे ये मत कहना कि चूहे की आवाज है, क्यों? नहीं तो क्लास में तबाही मच जाएगी। रहता है वो ये ऊपर स्विमिंग कर रहा है, वो नीचे वहां से आता है उस पाइप से। स्विमिंग कर रहा है, पूल बन रहा है। सच्ची में एक दिन हम जैसे क्लास में एंटर करे ना वो बहुत से बात A minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. If by mistake he becomes a member, the company can resign the transaction. अगर वो झूठ से फ्रॉड से कोई शेयर खरीद भी लेता है तो कंपनी उस ट्रांजैक्शन को खत्म कर सकती है और अपने रजिस्टर से उसका नाम हटा भी सकती है। लेकिन a minor may acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. अगर उसके पेरेंट्स उसको ट्रांसफर कर दे शेयर्स तो यस वो शेयर होल्डर बन सकता है। नेक्स्ट क्या? इसके अलावा कौन कोई नहीं। हाँ, कोई और ट्रांसफर करे तो भी आप बन सकते हो, ठीक है। लायबिलिटी फॉर टोर्ट्स, टोर्ट्स क्या होते हैं? टोर्ट्स TORTS, सिविल रॉन्ग, मतलब एक अपराध है ना। तो क्या माइनर कोई भी अपराध करे आप उसको लायबल नहीं ठहराओगे? ठहराओगे, ठीक है। A tort is a civil wrong. A minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract. मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक माइनर ने ना एक घोड़ा उधार पे लिया था राइडिंग के लिए। किसके लिए? राइडिंग। और उस माइनर ने क्या किया, जैसे ही वो घोड़े को लेकर आया उसने वो घोड़ा अपने फ्रेंड को दे दिया। क्या किया? अपने फ्रेंड को दे दिया कि तू यूज कर ले इसको। और उसने क्या किया, उस घोड़े को दौड़ा दौड़ा के कूद कूद के बेचारे घोड़े को मार दिया, ठीक है ना। उसको दौड़ा दौड़ा के खुदा खुदा के उसको मार दिया घोड़े को। बताओ क्या आप माइनर को लायबल नहीं ठहराओगे? पहली बात तो माइनर ने जो उधार लिया था तो उसको अपने फ्रेंड को आगे देना ही नहीं चाहिए था,
ठीक है। और अगर देता भी सही तो उसको इस कंडीशन के साथ देता कि मैंने राइडिंग पर्पस के लिए लिया है तो प्लीज इसको राइडिंग पर्पस के लिए यूज करना, ठीक है। उसके ऊपर सामान लेकर मत जाना। तो सिमिलरली a minor was held liable for his failure to return certain instrument which he had hired and then passed on to a friend। आपने एक उसको स्कूटी किसने दिखाई थी किसको? शिवानी ने रोहित को। ठीक है, तो आपको उसकी स्कूटी एज इट इज वापस करनी चाहिए थी, ठीक है। अगर स्कूटी को मान लो बिल्कुल 80 पिंजर करके देता तो क्या वो लायबल नहीं था? यस, वो माइनर होते हुए भी लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। नहीं बना ना तो माइनर है ना उसकी शर्म होने। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ो। क्या हो गया? बैटरी लो क्यों हो गई तुम्हारी? अभी तो 45 हुआ है। 45 हुआ है सच में? क्या चूहा मिल गया क्या? क्या चीट पास कर रहे हो? क्या चीट पास कर रहे हो? आधार कार्ड वाली है तो मैं रखूंगी उसको। अच्छा, उससे थोड़ा सा बड़ा। दोस्त नहीं, ऐसे क्यों बोल रहा है? चलो, तो आपका माइनर का कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर समाप्त, ठीक है। सेकंड कौन था कैपेबल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब कौन होता है? जो मेंटल ना हो, जो दिमाग से काम कर रहा हो, जिसका दिमाग इधर उधर झोल ना खा रहा हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, एक मिनट। जो बंदा ड्रिंक करे हुए होता है, जो नशे में होता है, क्या वो साउंड माइंड कहलाता है या अनसाउंड माइंड कहलाता है? अनसाउंड। अब एक बात बताना मुझे, एक पर्सन जो नॉर्मल साउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी जब वो पी लेता है तो वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कब नहीं कर सकता? बताओ। जब उसके दवाई रखी होती है तब नहीं कर सकता, अदरवाइज वो कर सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसे झूठे तो नहीं कर सकता। तो जब वो साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अनसाउंड माइंड का होते हुए अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नशे में धुत होकर उसने कहा था गोरी तेरे को दे दी, पापा जी ने और इसने तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना लिया? वैलिड। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? कहीं भी फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद शादी कर ली तो तू चीज ही ऐसी है ना, कहीं भी सेट हो जाता है। हाँ, उसके बाद फिर शादी कर ली तो डिवोर्स ही होगा, वैलिड जब वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था। अब क्या ढूंढ रहा है बैग में से? इतनी सुंदर तो तेरी फोटो नहीं है जो तू छुपा छुपा के उसको रख रहा है। एवं मेरे को देना फोटो, मैं कैमरे के आके करूँ जरा यूट्यूब में। अब तो पीछे मुड़ा ना फोटो मांग देंगे, नहीं मैं तो सच में शो कर दूंगी। आप कैमरे में पहले शो खड़ा करो, ये है गौरव, फिर इसकी फोटो दिखाओ, ये है गौरव। यही है वो शख्स जो हमारे क्लास में किसका एग्जाम्पल का पात्र बनता है। हाँ, सनी बारी है। मेरे को अच्छा फोटो मत दो, शिवानी अपना फोन दे दे एक बार। क्या करेगी? मेरे पास भी है। इसे इतना भी विश्वास नहीं भेजे मेरा कॉल कह रहा मैं किस का फोन रखूं? यही तो अपने आधार कार्ड को घर पे रखा था। दिखाता है ना कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। चलो, ऐसे लग रहा है जैसे मम्मी ने इसको घसीटते हुए लेके गई थी आधार कार्ड बनवाने के लिए। चल बैठ यहाँ पे। तब इसने फोटो खिंचवाई।
अच्छा, पहला एग्जांपल था कि नॉर्मल बंदा साउंड माइंड का है, लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो अनसाउंड माइंड का होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक पर्सन जो हमेशा अनसाउंड माइंड का रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो साउंड माइंड का हो जाता है, जैसे कि अब जैसे ही वो कौन सा होता है? ये ऐसे लगा लो ना एक बंदा पूरा दिन पिए रहता है, रात को उसकी उतर जाती है। सोने टाइम उतर जाता ठीक है, तो यहाँ पर वो जब तक वो अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो ठीक है साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर उसको सिकंजी में आके कॉन्टैक्ट करने तो वो पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका दिमाग सही चल रहा है। मैम हमने कह दिया शिकंजी पिलाना इज नॉट इज इक्वल टू नशा उतरना, जरूरी नहीं है ना। किसी ने इतनी ज्यादा चढ़ा रखी हो तो भी ऐसा नहीं करेगा, फिर इनको पता है, बताओ अगर नींबू चटनी इसको नहीं पता होगा तो किसको बताओ। ये मास्क से चाट रहा हूँ। तेरे को बड़ा पता शिकंजी पिलानी होती है उसके बाद फंस गई। इसने तो एक दिन तूने बताया, इसका नाम नहीं लिया, किसका? किसको कैसे पता शिकंजी पिलानी इसने तो बता दिया था है? पूरा सबके सामने, अभी सबको पता है। पी थी तूने? नहीं अरे नहीं, यहाँ YouTube चल रहा है उसका। जब पी ली तो हाँ बोल दे, उसमें क्या है? पुलिस अंकल को सहज बात है, इसमें भी है। चलो, a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if it is capable of understanding it bas and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। मतलब वो समझदारी से काम ले सकता हो और उसका दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता हो, तभी वो पर्सन साउंड माइंड का कहलाएगा। ठीक है, अब दो लाइंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जनरली वो अनसाउंड माइंड का रहता है, लेकिन ओकेजनली वो साउंड माइंड का हो जाता है। तो बताओ वो कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? जब वो साउंड माइंड का, ओकेजनली वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड तो may not make a contract when he is of unsound mind। ये यूजुअली कर सकता है वो। समझ गए ना? अगर यूजुअली अनसाउंड माइंड है और ओकेजनली साउंड माइंड है तो वो सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड होगा। अब यूजुअली वो साउंड माइंड का रहता है, लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो वो अनसाउंड माइंड होने के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हाँ जी बोलो। मैं कहता है वो पी के आज कॉन्ट्रैक्ट कर भाई करेगा, पी के आया फिर खुद वॉलंटरी अगर कर दो, वॉलंटरी अगर करेगा तो आप सामने फिर उसको एनफोर्स तो नहीं कर सकते ना। मान लो उसने अपने पी के आया और उसने प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी, साइन कर दी है, प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, ये गैम्बलिंग। देखो यहाँ तो पॉइंट बताई जाती है, गैम्बलिंग बस कैसीनो वगैरह करते हैं पर वो लीगल है, कैसीनो में चल रही है लेकिन एनफोर्सेबल है। वहाँ पर कोई हार जीत होती है, कोर्ट में जा सकते हो। फिर वो आप केस को घुमाओगे ना, आप ये थोड़ी कहोगे हमने गैम्बलिंग में ये जीता था और इसने हमें पैसे नहीं दिए, है कि नहीं? फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को ही चेंज कर दोगे कि ऐसे ऐसे हुआ था। हाँ जी, एग्जाम्पल इसमें देख लेना, वही ड्रंक वाला ही है। ठीक है, अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है और उस टाइम उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड लोग कौन कौन है? 5 हैं। कौन कौन? बदमाश, बदमाश नहीं है ये। इनको ना ऐसे मत कहना आप लोग क्लास, ये जो मैं 5 नाम लिख रही हूँ इनको आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन मत लगाना कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ठीक है, जैसे मैं भी इसमें लिखूंगी कॉन्विक्ट्स, क्रिमिनल्स जिसको बोलते हैं। कॉन्विक्ट्स मतलब अपराधी। क्या अपराधी लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते?
मतलब कुछ उनकी सजा अगर माफ कर दी जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड में आएंगे वो, तो वो कर पाएंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि डिस्क्वालीफाइड लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पहला है आपका फॉरेन सोवरेन्स, ठीक है, एंड एम्बेसडर्स। सेकंड आता है आपका एलियन। क्या एलियन फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अच्छा, एलियन कौन होते हैं? एलियन को लॉन्च वो ऊपर से जो ऊपर से नहीं आते हैं, ऊपर से ग्राउंड के प्राणी इंडिया से जो मतलब बाहर से हो गए वो एलियन ही हो गए ना। सच में जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो एलियन कहलाएगा, ठीक है। आपकी बात है ना? तो एलियन फ्रेंड तो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। गूगल कर लो, गूगल कर लो एक बार। पाकिस्तान में चलो नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस मतलब कंपनीज, ठीक है। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। क्या कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं? करती हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ करती हैं। उसके बाद आता है कॉन्विक्ट्स, अपराधी लोग। एंड नेक्स्ट आता है आपका इंसॉल्वेंट। क्या इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है डिस्क्वालीफाइड लोग। या तो ये पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाइड है या पार्शियली। पार्शियली का मतलब कर पाएंगे लेकिन विद रेस्ट्रिक्शंस कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे समझ? तो ये आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसका एक पॉइंट मुझे और कराना है अभी, हाँ बस छोटा सा, क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक है वो एक ही क्लास में होगा और कंटिन्यू सीरीज चाहिए उसके लिए। कंसेंट क्या होती है? कंसेंट सहमति। फ्री कंसेंट क्या होगी? बिना दबाव, आजादी वाली सहमति, बिना किसी के दबाव के, है ना। किसी का बर्डन लिए बिना सहमति देना। कोई लड़का था, लड़की देखने गया। क्या मतलब गौरव की बात कर रहे हो? नहीं, मैं गौरव बुरा नहीं करेगी, खत्म कर दो गौरव, मैं बोल रही हूँ। नया पकड़ो मैं कोई नया पकड़ो, ऐसे नहीं पढ़ाओ मैं भी बहुत बोलते हैं। हम पूछ ही लाओ। अरे मैं इस एग्जांपल में सेट करूंगी ना, इसके गन पॉइंट पे कौन इसको हाँ करवाएगा? ये किसी को करवा लेगा हाँ। चल इसी का ले लेते, ये हाँ करवा लेगा, ये कर लेगा। एसपी गया लड़की देखने, ठीक है। इसको लड़की आ गई पसंद, एसपी को लड़की आ गई पसंद कर दिया, ठीक है। अभी वहां पे बात थी, कौन से देश की थी? अभी वहां पे बात चल ही रही थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं लड़की हाँ करेगी या ना करेगी। जब इनको वो बात करने के लिए भेजा गया तो उसने वहां उसको धमकी दे दी, तेरे को बाहर जाके हाँ ही बोलना है। और वो धमकी ऐसी थी कि लड़की डर गई। उसके पास ना करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। गौरव बेचारा घबरा रहा है, वो एज्यूम कर रहा है कि लड़की मैं ही ना हूं। अब ऐसे कहेगा मेरी गलती चॉइस है ना, मैं भगवान के सही कहता करता। मैं यही ठीक हूँ। बेचारे को शक होने लगा अपने को। दिन में 2 बार आधार कार्ड कोई शक तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? हम आधार कार्ड में मेल लिख रखा है। यहाँ पहले दूसरा आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स मैं कुछ और बोलूंगी तो यूट्यूब पे हो जाएगा। मत बोलो आप। चलो, कहाँ था हमारा एग्जाम्पल? हाँ, इसने उस लड़की से जबरदस्ती हाँ भरवाई, तो क्या वहां पर हाँ तो हुई, कंसेंट तो दी उसने, लेकिन वो कंसेंट फ्री कंसेंट थी? नहीं थी। उसमें धमकी वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता था, इसलिए उसके पास ना करने का कोई चांस। क्या पता वहाँ ही करने और
हाँ वो क्या पता था, अगर वो वैसे ही अपनी मर्जी से बिना धमकी दिए हाँ करती तो वो फ्री कंसेंट कहलाती थी। पूछ लिया था हाँ करेगी ना। कर देगी तो ठीक, नहीं करेगी तो भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो तो इसमें देखना फ्री कंसेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है, कंसेंट इज नॉट फ्री। कंसेंट कब फ्री नहीं होती, जब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। कोर्जन, कोर्जन होता है धमकी देना, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना। फ्रॉड, धोखाधड़ी, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत स्टेटमेंट दे देना। और मिस्टेक, कोई गलती हो जाना, ठीक है। अगर ये पांचों एलिमेंट हैं तो फ्री कंसेंट नहीं है। अगर ये पांचों एलिमेंट नहीं है तो फ्री कंसेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो तो यहाँ पर कंसेंट की डेफिनेशन पहले आपको करनी है, फिर आपको फ्री कंसेंट की डेफिनेशन करनी है। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट मतलब अपनी सहमति। जब दो लोग एक ही बात पर एग्री कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम सेंस में एक ही चीज को वो समझ रहे हैं, हाँ कर रहे हैं उस पर, उसको हम बोलते हैं कंसेंट। और फ्री कंसेंट क्या होगी, सेक्शन 13 में लिखी हुई है कंसेंट, ठीक है, और सेक्शन 14 में मिलेगी आपको फ्री कंसेंट। क्लास ये वाले थोड़े से सेक्शन अगर याद कर सको तो कर लेना। सेक्शन 12 में क्या है? 12 यहाँ पर आपके कोर्स में नहीं है ना, है जो साउंड माइंड वाला था ना, हाँ वो सेक्शन 12 में। साउंड वाले पॉइंट के तीनों पॉइंट, तीनों पॉइंट नहीं, कौन कौन रेड कर सकता है वो तीनों उसके अंदर है। साउंड माइंड सेकंड वाला देखो कौन, एक मिनट, सेक्शन 10 में आपके एसेंशियल एलिमेंट्स थे, सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी थी, मेजर वो था, क्या नाम है मेजर, एक मिनट पहले माइनर वाला था फिर साउंड माइनर, तो 11 इसको, हाँ 11 माइनर को ले, कॉम्पिटेंसी को ले। एंड के अंदर है एक मिनट, सेक्शन 11 में थी कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, हाँ कॉम्पिटेंसी में तीनों आ गई, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो जो साउंड माइंड का सेक्शन है वो है सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 11 तीनों के लिए है, लेकिन सेक्शन 12 में साउंड माइंड को एक्सप्लेन किया गया है। नॉट डिस्क्वालीफाइड 11 के लिए, हाँ ये 11 में कवर होगा, मेजर वाला भी 11 में ही कवर होगा, ठीक है। लेकिन साउंड माइंड के लिए सेक्शन 12 डिस्कस करता है। और सेक्शन 13 में आपकी डेफिनेशन है किसकी, कंसेंट की, और सेक्शन 14 में आपकी डेफिनेशन है फ्री कंसेंट की। अब मुझे बताओ फ्री कंसेंट कौन सी होगी। फ्री कंसेंट हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या नहीं होगा, कोर्जन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अब यहाँ पे जो सेक्शन स्टार्ट हो गए देखो, सेक्शन 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19 ना उसी से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन 20, 21, 22 ये है, 19 भी है लेकिन किसी एलिमेंट के अंदर ही घुसा हुआ है, ठीक है। 15 में है कोर्जन और 16 में है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में है आपका फ्रॉड, यहाँ है मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पर है आपका मिस्टेक। मिस्टेक में ना 3 तरीके की हो जाएंगी, 2 तरीके की, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, इसलिए 3 सेक्शन यहाँ पर कवरेज है, ठीक है। सीरीज से याद करना मुश्किल नहीं होता। सेक्शन 10 में एलिमेंट्स, सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज जिसमें तीनों आ जाते हैं, सेक्शन 12 में साउंड माइंड, सेक्शन 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट, 15 में कोर्जन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 मिस्टेक, ठीक है। और पेपर में ना क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, हाँ कंफर्म। और वहाँ पे एक बात बताओ, जिस चीज की कंफर्मेशन है आपके पास की क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर सेक्शन याद कर लोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना थोड़े से। पहले से नहीं लिखी जा सकती, नहीं, क्या क्वेश्चन आएगा हमें क्या बता, ठीक है। तो सेक्शन की अगर मान लो ऐसा लिख देते हो एज पर सेक्शन 17, मान लो फ्रॉड का क्वेश्चन आया तो एज पर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर आप प्रोविजन लिखना शुरू करो। सामने वाले के पास क्या इंप्रेशन जाएगा, बच्चे को आता है ना।
अब नॉर्मली आपको आता भी होगा वो लिखना, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैग कर जाता है अगर पूरी चीजें याद नहीं आती हैं तो। ठीक है, चलो अब ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं ये मैं आपको कल की क्लास में कवरेज कराऊंगी, लेकिन अभी मेरे को एक बार ये दोनों करवा लेंगे। ठीक है, कंसेंट मैंने आपको बता दी। फ्री कंसेंट क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट देखो, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट तब फ्री कंसेंट कहलाएगी जब इसमें ये 5 एलिमेंट्स नहीं होंगे। जब इसमें ये 5 एलिमेंट्स नहीं होंगे तब वो कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाएगी। समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? यस मैम। अब एक चीज और मैं बता दूं, इसमें से जो 4 एलिमेंट्स हैं, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो फ्रॉड में या फिर ले लो कोर्जन में धमकी दी थी, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? धमकी वाला। वेरी गुड, किसने बोला? वोइडेबल। मैंने तो सिर्फ अभी वो पूछा ना आपसे, कोर्जन, धमकी वाला, इन चारों में ही कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहलाएगा? वोइडेबल। लेकिन एक सिर्फ मिस्टेक वाला केस है जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वोइड। भाई गलती की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वोइड कहलाएगा, ना कि वोइडेबल। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम ये एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो